तो 131 से यहाँ शुरू करते हैं। ओके, जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बात कर रहा है, पूछ रहा है हमारा पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। ठीक है, वी आर ये पूछ रहा है, ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। एंड द फिल्टर सर्किट, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर का आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, तो आपका इतना वैल्यू का है 680 माइक्रोफेरेड के फिल्टर का कैपेसिटर है। एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपका वी एवरेज की जो वैल्यू है वो आपका 30 वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी आपको दी है मेन्स फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और आपका लोड रेजिस्टेंस है 220 ओम का लोड रेजिस्टेंस है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपका वी आर जो है आपका IDC, पहले तो आपको DC करंट निकालनी पड़ेगी अपॉन FOC। ओके, इसका क्या मतलब होता है, FOC का आपका F इंटू आपका जो C की वैल्यू है, तो ये आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये आपका F0 है, FO आपका ये मेन्स फ्रिक्वेंसी है, ये आपका C कैपेसिटर है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो IDC निकालने के लिए आपको जो V एवरेज वोल्टेज दिया हुआ, V एवरेज ही आपका VDC वोल्टेज होता है, दोनों एक ही बात हो गई। तो आप इसको लगाएंगे, ये कितना है 30 वोल्ट, और अपॉन RL की वैल्यू जो RL है, तो यहाँ से आपका IDC आएगा जो कि आ गया ये 0.136 एम्पेयर आपका। ओके, ये वैल्यू आई IDC की। जब ये IDC की वैल्यू आ गई, ओके, जब ये IDC की वैल्यू आ गई, अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, आपका जो VR था, VR का फॉर्मूला है आपका IDC और अपॉन F0 जो ऊपर लिखा था। तो इसमें IDC 0.136 लगाया, और नीचे आपका 50 और इसमें 680 माइक्रोफेरेड, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा 4.01 वोल्ट। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये देख लेंगे। IDC आपका पहले निकालेंगे VDC अपॉन RL, उसके बाद आपका ये जो VR है, ये VR निकालेंगे IDC अपॉन F0C, इसके इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो हमारी होती है, तो वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ओके, हमारी EM वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ओके, EM वेव में मतलब कह सकते हैं कि तीनों चीज़ आपके बस सब कुछ परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव भी ट्रांसवर्स इन नेचर होगी। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है हमारा। ओके, तो ये आपका लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+1। ओके, तो ऐसे ही लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, सबके ट्रांसफर फंक्शन याद रखेंगे। ये लो पास फिल्टर का डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कौन सा फिल्टर है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये ND की वैल्यू आपको दी हुई है और NA की वैल्यू दी हुई है। रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ओके, ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड विद, आपका ये दे दिया। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा था, तो ये भी आपका थोड़ा अच्छा कोई लेवल का क्वेश्चन हो गया। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो N0 ये हो गई आपकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका ND का भी इस्तेमाल होगा, NA का भी होगा, और आपका NI की वैल्यू का भी इस्तेमाल होगा। फॉर एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर विद गिवन डोनर एंड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, दोनों आपको दिए थे। मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, वो हमें यहाँ देनी है। तो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मेनली, तो वो आपका N0 इक्वल टू ND माइनस NA अपॉन 2, फिर प्लस रूट ऑफ ND माइनस NA अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस NI का स्क्वायर। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेसिक बात हो गई। बेसिक किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना, द मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये N0 का। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, फॉर अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज, ये आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। तो ये क्वेश्चन में वैल्यू दे भी देते हैं, बट जैसे यहाँ पे नहीं दिया, पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, इन्होंने यहाँ NI की वैल्यू नहीं दी, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो NI की वैल्यू यहाँ पे दे दी, और ठीक है, ये ND दिया, ये NA दिया। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ND माइनस NA जो आपका है, ठीक है, ND माइनस NA, क्योंकि ये देखो ये इसके न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ये जो टर्म है बार बार रिपीट होके आ रहा है। कौन सा टर्म, ND माइनस NA अपॉन आपका 2। एक तो ये टर्म है, ये किसके संग आपका एडिशन होना है, इसका NI स्क्वायर के संग एडिशन होना है, इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो है इसका स्क्वायर इसके संग होगा। तो आप इसको कंपेयर करो, तो ND माइनस NA जो आपका ये लिखा है कि इज ग्रेटर देन आपका NI से बहुत बड़ा है। ये जो टर्म है ये आपका NI से बड़ा है, क्योंकि देखो ये आपका टर्म है 3 × 10 की पावर 14 और 0.5 × 10 की पावर 14, और ये आपका 10 की पावर 10 है। तो इसमें क्या है, 4 जीरो ज़्यादा हैं।
तो ये आपको कह सकते हैं कि 10,000 टाइम्स ज़्यादा है आपसे Ni से। आपका चाहे Nd की बात कर लो चाहे Na की, तो जब इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये भी इसी उसमें वैल्यू देगा। इसका सब्सट्रैक्शन आप करो, ये क्या वैल्यू देगा 3 - 0.5, ये आपको 2.5 × 10⁻14 देगा। अब इसको कंपेयर करें 1.5 × 10⁻10 से, तो आप इसमें और इन 4 जीरो को अलग कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 25 और यहाँ पे 25,000 और फिर आपका 10⁻10 और ये आपका 1.5 × 10⁻10, तो ये आपका 1.5 है, ये 25,000। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि 25,000 इसके सामने बहुत बड़ा है, तो आप फॉर्मूले में उस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब आप यहाँ पे गौर से देखो, अगर आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया, ओके, तो इसको नेगलेक्ट कर दो तो ये क्या बचेगा, ये रूट है, ये स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये Nd - Na/2 के 2 टर्म आ गए, एक ये, और इससे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स Nd - Na/2, और जब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 से 2 गया, तो केवल आपका n0 आपका Nd - Na के इक्वल हो गया, और इसको हमने सॉल्व ये कर ही लिया है। Nd - Na आपका 2.5 × 10⁻14, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें भी, ओके, अब इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूले नहीं लगाने, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। यहाँ पे ये 3 है और ये आपका 0.5 है, इनका सब्सट्रैक्शन आपका क्या दे रहा है 3 - 0.5 आपको देगा 2.5, वही देखो आपको ऑप्शन में गिवन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि देखो इसका आंसर भी आपका 10⁻14 में ही है, मतलब इन्हीं का कुछ जोड़ घटा के आंसर आएगा। तो या तो ये हो सकता है या तो ऐड हो सकता है, ये तो 4.5 और 5.5 तो हो नहीं सकते, तो आपको ये आंसर हो जाएगा। और ये इस फॉर्मूले से भी शॉर्टकट में निकल के आ रहा है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है n0 = Nd - Na/2 प्लस रूट ऑफ Nd - Na/2 का स्क्वायर प्लस Ni²। और ये कब लगेगा, जब आप Ni उसका कंपेरेबल होगा। अगर बहुत छोटी वैल्यू का है तो आप Ni को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं कि देर आर 3 वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। एक बूलियन फंक्शन में 3 वेरिएबल है मान लो, और उस फंक्शन की वैल्यू 0 है। फाइंड द नंबर ऑफ शेल्स इन द के मैप विच विल कंटेन 0 व्हेन SOP। ओके, तो ये पूछना चाह रहा है कि एक तो 3 वेरिएबल का है, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ओके, आपके 8 सेल्स हो गए, तो ये पूछ रहा है कि कितने सेल्स में आपकी ये SOP फॉर्म है, कि कितने सेल्स में 0 होना चाहिए। तो देखो सारे के सारे सेल्स में अगर 0 होगा, 0 होने का मतलब है कि 1 नहीं होना, 0 होने का मतलब कि 1 नहीं होना, तो जब यहाँ पे होगा तो इनका ग्रुप करोगे तभी आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो इसके लिए पूरे 8 के 8 सेल में आपके क्या होने चाहिए, 0 वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइंड द चैनल कैपेसिटी ऑफ द नॉइजलेस चैनल। ठीक है, चैनल कैपेसिटी का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, नॉइजलेस चैनल की कैपेसिटी का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। सिंबल्स आपके x1 से xn तक सिग्नल गए हैं, मतलब ये आपका 1 से 2 से लेके ऐसे n तक बोल सकते हैं कि इतने सिंबल्स हैं। तो इसका सीधा चैनल कैपेसिटी का हो गया आपका log बेस 2 और n, इसका आप log ले लो, ये आपको पूरी कैपेसिटी देगा। तो चैनल कैपेसिटी का, और ये क्या बात है, नॉइजलेस डिस्क्रीट चैनल की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट, नॉइजलेस डिस्क्रीट चैनल, तो याद रखेंगे = log n बेस 2। उसके बाद बात करते हैं पावर फैक्टर ऑफ 1। देखो 1 का पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर आपका सीधे से हमेशा रजिस्टिव सर्किट के तरफ ही इशारा करता है, वो रिएक्टिव होगा नहीं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव होगा नहीं। कैपेसिटिव इंडक्टिव होगा तो आपकी यूनिटी से वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी, अगर यूनिटी है तो प्योरली रजिस्टिव। फिर बात कर रहे हैं बोथ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड गुड स्टडी स्टेट एक्यूरेसी आर नीडेड। अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपका जो लीड या लैग, लीड और लैग, और मतलब या तो ये या तो वो, दोनों एक साथ दोनों चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, या तो ये फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएंगे या तो गुड रिस्पॉन्स, गुड स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी सॉरी। तो दोनों प्रोवाइड कराने के लिए आपको लैग लीड टाइप का कंपेंसेटर लेना पड़ेगा। ओके, लैग लीड टाइप का कंपेंसेटर आपको लेना पड़ेगा अगर आपको गुड मतलब फास्ट रिस्पॉन्स भी चाहिए और गुड स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी चाहिए। उसके बाद आता है द अक्यूमुलेटर विल कंटेन। अक्यूमुलेटर में क्या होगा आपका, डैश आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन एन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो अक्यूमुलेटर में क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब बहुत अलग चीज़ नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये MVI अक्यूमुलेटर में मूव करना है 7FH, फिर MVI B, ये आपके रजिस्टर होते हैं। अक्यूमुलेटर हो गया, और आपका HL पेयर हो गया, DE हो गया, और आपका BC हो गया। तो ये HL DE BC ये सारे आपके क्या हैं, रजिस्टर पेयर्स हैं। ओके, रजिस्टर के पेयर्स हैं, इतने 6 रजिस्टर ये आपके होते हैं। इसके बाद में आपका स्टॉक पॉइंटर हो गया और प्रोग्राम काउंटर हो गया, ये दोनों आपके 16 बिट के होते हैं। ये एक्यूमुलेटर है, ये सारे आपके 8 बिट के होते हैं। तो अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर को देखो यहाँ पे हाईलाइट किया, एक्यूमुलेटर हो गया ये, यहाँ पे फिर ये B हो गया और फिर आखिरी में B हो गया। तो एक्यूमुलेटर में हमारा क्या होगा वो हमें बताना है।
ओके, तो ये जो 7FH और डबल AH मतलब H मतलब हेक्साडेसिमल, तो ये 7F और आपका डबल A आपका यहीं से आंसर निकलेगा। ओके, तो यहाँ आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा D5H। अब देखो इसके लिए मैंने फिर वही बात की कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की प्रोग्रामिंग मैंने छोड़ रखी है। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग का मतलब है 1 से 2 क्वेश्चन, और प्रोग्रामिंग का मतलब कि केवल प्रोग्रामिंग। अब ये तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये हो गया, जैसे कि ट्रैप आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट है, कितने रजिस्टर पेयर होते हैं, कौन सा 8 बिट का कौन सा क्या है, कितनी मेमोरी होती है, कितनी एड्रेस लाइन्स, कितनी डेटा लाइन्स, ठीक है 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं और आपका 8 डेटा लाइन्स। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, जरूर पढ़नी है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, लेकिन प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में ये जो क्वेश्चन है फिर आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए, इसका क्या मतलब है, इस एक्सारे का क्या मतलब है। तो प्रोग्रामिंग वाले 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और वर्थ इट नहीं है उसके लिए आपका 3 से 4 दिन देना। और फिर प्रोग्रामिंग का क्या है कि अच्छे से आनी चाहिए, फिर तो क्या है कि कोई भी प्रोग्राम आए तो आपसे सॉल्व हो। नेक्स्ट चलते हैं कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज F ओमेगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FAT, यहाँ पे स्केलिंग कर दिया हमें, FAT कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सीधे से इसमें आपको 1/mod A से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसके रेसिप्रोकल से, और फिर मॉड कर दो और यहाँ पे F ऑफ आपका ओमेगा और अपॉन A हो जाता है ब्रैकेट में। तो ये अगर इधर आप A मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर A डिवाइड हो जाएगा और उसका एक कांस्टेंट भी बाहर आपका मल्टीप्लाई होगा, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। A का रेसिप्रोकल आपका ये जो कांस्टेंट है आपको मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि हाफ पावर बीम विड्थ ऑफ 2m पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बात कर रहा है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज एट 5 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी दिया है 5 गीगाहर्ट्ज पर, तो यहाँ पे 2.1 डिग्री हो गया। इसमें बकायदा जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगेगा वो देख के, ठीक है। तो एंटीना के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंटीना के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं। उसके बाद आता है कि एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये सिंपल है, जो आपका पावर होता है वो आपका E क्रॉस H, इनका कर्ल होता है E और H का, ठीक है, E क्रॉस H। तो ये सबसे सिंपल हो गया, E स्क्वायर नहीं होगा, E बाई नहीं होगा, A स्क्वायर नहीं होगा। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का आपका, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है असल में, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट, ठीक है, पर यूनिट एरिया होता है। उसके बाद आपका यह आ गया, कैलकुलेट द रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन डायोड व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज 50 वोल्ट एंड द करंट इज आपका 100 नैनो एम्पेयर। तो अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये आपका नैनो ऊपर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। ओके, अब इसमें से क्या होगा कि एक, क्योंकि आंसर में आपका क्या है इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक मान लो हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 500 और यहाँ पे 10 की पावर 6 अलग कर लिया और 10 की पावर 2 को अलग कर लिया और नीचे ये 100 10 की पावर 2 अलग हो गया, तो ये आपका 500 मेगा ओम बच गया। तो डायरेक्ट ये आंसर मैच हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधे से V/I, ये क्या है, ये V/I है, R इक्वल टू V/I करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 8 बिट का सिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहा है 25 नैनो सेकेंड का, मैक्सिमम पॉसिबल नीडेड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बताया कि जब भी सिंक्रोनस काउंटर आएगा तो उसमें जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप का आपका टाइम है प्रोपोर्शन डिले वही आपका टोटल होगा, और अगर असिंक्रोनस एसिंक्रोनस या फिर रिपल काउंटर आ गया तो वहाँ पे अगर आपके 10 फ्लिप फ्लॉप हैं और एक का 25 है तो फिर आपका 250 हो जाएगा पूरा। पर क्योंकि ये सिंक्रोनस टाइप का काउंटर है इसकी वजह से इसका आंसर भी 25 नैनो सेकेंड होगा। मतलब यहाँ पे जितना सिंगल फ्लिप फ्लॉप का डिले होगा उतना ही आपका टोटल डिले होगा। उसके बाद बात करते हैं फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम गिवन। ठीक है, इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, ये 2y डैश प्लस 4y और प्लस 8u सॉरी इक्वल टू 8u। तो यह तो आपका 8u से गेन निकल आया, आपको y/x निकालना है, y/x होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये 8 तो आपका आना चाहिए। तो देखो ये 6, 2 और 4 वाले तो वैसे ही गलत हो गए, और क्योंकि नीचे भी यहाँ पे सेम चीज़ दे रखी है तो यहाँ पे कुल मिला के आपको गेन ही देखना था। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 8 वाला आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि IN755 जीनो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड, रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट किया है इन सीरीज टू अ 620 ओम रजिस्टर और 20 वोल्ट की आपकी पावर सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट तो अगर देखें तो 20 वोल्ट और ये 620 ओम, अगर आई को डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। यहाँ कुछ इस तरीके से है, ये आपका वोल्टेज सप्लाई है, ये आपका जीनो डायोड है, ओके, और ये आपका रजिस्टर है, और आपको यहाँ करंट निकालनी है। तो आप KVL लगा सकते हैं, KVL लगा के आप करंट को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये V है, ये आपका वो है। तो अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालें
डायरेक्ट का मेरा मतलब है कि आप केवल इसी को यूज़ करके निकालें तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा 20/620 या हो जाएगा आपका 1/31, पर ये आपका आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अभी इसका खुद का भी आपका वोल्टेज होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ईजी भी है और हार्ड भी है। हार्ड क्यों है आपको इससे समझना, ये जो IN755 जीनर डायोड दिया है, ये जो जीनर डायोड है, ओके, ये जो जीनर डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 7.5 वोल्ट, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। और उन्होंने बोला है कि वो रिवर्स बायस में, इसका मतलब उस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया है। ओके, अक्रॉस जीनर डायोड आफ्टर द ब्रेकडाउन रिमेन्स कांस्टेंट एट 7.5 वोल्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ करनी है हमें कि यहाँ पे KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL, तो 20 माइनस VZ इसका जो वोल्टेज है और माइनस 620 इंटू I। अब आपको I की वैल्यू निकालनी थी, तो हम जो निकाल रहे थे 20/620 करके, जो कि क्या आ रहा था 1/31, तो वो गलत है, वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस 20 से ये 7.5 माइनस हो गया, तो अब आपको निकालना है 12.5/620। ओके, ये 12.5/620 ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करना है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20.16 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ओके, ये जो आंसर है ए वाला आपका 20.16 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको ये जो जीनर डायोड है इसका एक रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है, उसको एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ट्रीट करना है, और आपका टोटल वोल्टेज तब क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका 7.5। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो IC का नंबर दिया है कि 1N755 जीनर डायोड, तो उसमें ये चीज़ यूज़ करनी है। अब आपसे 1/2N की पावर 2N और UN का आपसे Z ट्रांसफॉर्म पूछा है। ओके, तो इसका Z ट्रांसफॉर्म बहुत आसान है, मैंने क्या बताया था, आप UN का लिखोगे तो 1/1 माइनस Z इनवर्स लिखो, और जिस चीज़ की पावर आपकी N है, किसकी पावर है 1/2 की, उस 1/2 को यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5 Z इनवर्स। अब इन्होंने कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, अलग फॉर्म में, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसको आप और सिंप्लीफाइड कर लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ये Z इनवर्स और ये अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2Z। ठीक है, Z इनवर्स को नीचे Z करके लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2Z अपॉन आपका 2Z माइनस 1। ओके, या फिर इस 2 को नीचे ले आओ, इस वाले 2 को आप उठा के नीचे ले आओ, इस 2 को जब नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा आपका Z अपॉन और आपका Z माइनस 1 और अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 पूरे में, या केवल इस 1 के संग हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि इसका 2 इस 2 से हट जाएगा तो ये 1 के संग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आप मैच करो ये किस में दे रहा है, ये Z अपॉन 0.5Z, तो ऑप्शन ही गलत लिखे, ये गलत है। Z अपॉन Z माइनस 2 गलत है, ये भी गलत, इसमें नीचे Z स्क्वायर बन रहा है, ये वाला आपका केवल ठीक है, बट ये कुछ इस तरीके से होगा Z अपॉन Z माइनस 1/2, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, U ऑफ N का Z ट्रांसफॉर्म आपको लिखना आना चाहिए। फिर ये जो 1/2 की पावर N है, तो इसमें मैंने कैसे बताया कि N किस चीज़ की पावर है, उसको आपको इस Z इनवर्स का कोफिशिएंट बना के लिख देना है। फिर यहाँ पे सिलिकॉन का बैंड गैप पूछा है, ऐसा जर्मेनियम का भी पूछा था। सिलिकॉन का सीधे से आपका 1.12, जर्मेनियम का 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी सारे हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं 150 के एल्गोरिथम विथ 3 नेस्टेड लूप्स। ठीक है, 3 नेस्टेड लूप है एल्गोरिथम में, विल हैव बिग O एफिशिएंसी ऑफ अ साइज N। तो इसकी बिग O एफिशिएंसी कितनी होगी ये हमें बताना है। ओके, तो ON क्यूब के इक्वल होगी इसकी बिग O एफिशिएंसी, जब हम 3 नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं। ओके, विल हैव अ बिग O एफिशिएंसी ऑफ साइज N, तो आपका ये हो गया ON क्यूब, इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन फिर यहाँ से तो आपके अलग क्वेश्चन शुरू हो गए। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल हैविंग अ राइज टाइम TR, और आपका कितना 500 आपका मेगाहर्ट्ज है। राइज टाइम की वैल्यू आपसे पूछिए, तो ये बैंडविड्थ उस राइज टाइम की एक रेस्पॉन्स टाइम है TR, इसकी आपके से वैल्यू पूछी है। ये तो क्या है, ये बैंडविड्थ की वैल्यू है, और आपसे राइज टाइम जो एक्चुअली है राइज टाइम, तो उसकी वैल्यू पूछी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सीधे से लगाओ बैंडविड्थ इक्वल टू आपका 0.35/TR, ये बहुत फेमस फार्मूला है। इस पे इसी फार्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक के बाद एक फ्रेम होके आए हैं। ओके, तो ये बैंडविड्थ इक्वल टू 0.35/TR, इसमें भी जो 0.35 है, ये 0.35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे हमारा क्या क्या काम करनी है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमें टी आर निकालना है। टी आर आपका हो गया 0.35 अपॉन बैंडविथ। बैंडविथ 500 मेगाहर्ट्ज़ हो गई। ओके, तो हम इसमें क्या करें, 0.35 को लिखें और इसको नीचे को 500 को आप लिख लो 0.5, और ये आपका क्या बन जाएगा, आपका 10 की पावर 9 बन जाएगी। तो 10 की पावर 9 को ऊपर भेज दो। ओके, सॉरी, मतलब ये 10 की मेगाहर्ट्ज़ आपका क्या हो गया, 10 की पावर 6, और वो डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाके 10 की पावर -6 बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे 500 से 2 जीरो निकले और एक हमने इसको पॉइंट बना दिया 0.5, तो 3 यहाँ से पूरे निकल आए। तो ये आपका यही बन गया 10 की पावर -9। अब ये जो बचा है आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपको इतना ही पिको सेकंड दे देगा। ओके, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ये 35/50। तो ये 35/50 में क्या हो जाएगा, ये आपका 35/5 और ये 10 की पावर -10 हो गया पूरा। और इसको आप 7 बना दो तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस, पर ये पीको में दिया है तो पीको क्या होता है 700 इंटू 10 की पावर -12। ओके, तो ये इससे मैच कर रहा है 700। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, बैंडविड्थ इक्वल टू आपका 0.35 अपॉन टी आर राइज टाइम। तो राइज टाइम और अगर बैंडविड्थ का क्वेश्चन दिया है किसी भी तरीके से तो आपको ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ों के क्वेश्चन हैं। ओके, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे इस एग्जाम के पूरे होते हैं।